स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर 1 में से आज हमारा 7th लेक्चर है और आज का टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से मुराद ये है कि लिविंग वर्ल्ड यानी जानदार, स्पेस जो है वो ज़मीन को कहते हैं, जगह को कहते हैं। यानी एक्चुअली हमने पढ़ना है लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ज़मीन के डिफरेंट रीजन्स में ज़िंदगी कैसी है। आपको पता है कि सारी ज़मीन पे लाइफ जो है वो एक जैसी नहीं है। ज़मीन पे डिफरेंट रीजन्स है। जैसे समझ ले, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। ये रीजन जो है इसको आप डेजर्ट समझ लें, इस रीजन को आप जंगल समझ लें, ये एक फॉरेस्ट है, और इस रीजन को आप एक ओशन समझ लें, समंदर है। इन तीनों रीजन में जो लाइफ है वो टोटली डिफरेंट होगी। यहाँ पे लाइफ जो है वो और तरह की होगी। डेजर्ट के अंदर वो जानदार छिपकलियाँ वगैरह, स्नेक वगैरह, और पौधों में से कैक्टस वगैरह जो पौधे कम पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं। जंगल में लाइफ और तरह की होंगी। यहाँ पे ज़्यादातर हर्बीवोर होंगे जो जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह, पत्ते वगैरह खाते हैं। ओशन में लाइफ और तरह की होगी। यहाँ पे हर्बीवोर आपको नहीं मिलेगा। तो स्पेस के अंदर यानी जो लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली नहीं है। डिफरेंट रीजन्स में लाइफ डिफरेंट है। अच्छा, ये डिफरेंट क्यों है? इसकी वजह है एक्चुअली क्लाइमेट। इसकी वजह क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट किसको कहते हैं? आबो हवा को, माहौल को कहते हैं। तो ज़मीन के डिफरेंट रीजन में एक्चुअली क्लाइमेट डिफरेंट है। डेजर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेनफॉल, रेन बहुत ही कम होती है बच्चे। यहाँ पे बारिश नहीं होती जल्दी, तो इस वजह से ये इलाका जो है आहिस्ता आहिस्ता बंजर होता चला गया। यहाँ पे मिट्टी ही बची, रेत बची, तो अब रेत के ऊपर जानदार भी उसी तरह के होंगे। दूसरी तरफ जंगल इसलिए जंगल है क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत ही ज़्यादा होती हैं और इस वजह से वहाँ पे बड़े बड़े दरख्त उगे हैं, वहाँ पे ग्रास वगैरह है, वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह है, तो लाइफ डिफरेंट हो गई। ओशन जो है वो इसलिए ओशन है कि ज़मीन का वो हिस्सा थोड़ा गहराई में था पहले ही, तो जो बारिशें होती थी पानी वहाँ पे इकट्ठा होता रहा, तो वो हिस्सा ओशन बन गया। ठीक है, तो ज़मीन का एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी आबो हवा, जिसका इन्वायरमेंट एक जैसा हो और वहाँ पे जानदार भी एक जैसे हो, उस रीजन को हम कहते हैं बायोम। तो आपने इस टॉपिक में से ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन करनी है कि बायोम क्या है। बायोम एक्चुअली लार्ज रीजनल कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जानदारों का एक ऐसा ग्रुप जो एक जगह पे हो। तो कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। ऊपर मैंने आपको बताया कि किसी भी जगह पे क्लाइमेट जैसा होता है वहाँ पे प्लांट वैसे उगते हैं। क्लाइमेट, बारिश नहीं होती तो वहाँ पे डेजर्ट होगा, बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे फॉरेस्ट होगा, बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट यानी कि घने तरीन जंगल होंगे। तो जैसा क्लाइमेट वैसे प्लांट, और जैसे फिर प्लांट होंगे, जैसी वेजिटेशन होगी वैसे ही एनिमल होंगे। जैसे किसी डेजर्ट के अंदर हाथी नहीं हो सकते, शेर चीते नहीं हो सकते, हिरन नहीं हो सकते क्योंकि वो डेजर्ट है। और किसी जंगल के अंदर अगर पानी नहीं है तो वहाँ पे मछलियाँ भी नहीं हो सकती। जैसे प्लांट होंगे वैसे एनिमल होंगे। तो कुछ बायोम की एक मिसाल है हमारे पास। जैसे बायोम मैंने कहा एक बहुत बड़ा रीजन जहाँ पे जानदार एक जैसे हों। फॉरेस्ट बायोम एक बायोम है, डेजर्ट बायोम एक बायोम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। टाइम वक़्त को कहते हैं। तो यानी इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि ज़मीन के जो डिफरेंट टाइम्स थे, जब ज़मीन बनी तब लाइफ कैसी थी, अब लाइफ कैसी है, लाइफ के अंदर चेंजेस कैसे आई, पास्ट में लाइफ कैसी थी, प्रेजेंट में लाइफ कैसी है, बीच के जो दौर थे उनमें लाइफ कैसी थी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री। आपको पता है, आपने सुना होगा कि ज़मीन पे एक दौर था कि ज़मीन के ऊपर डायनासोर्स डोमिनेट थे। तो डायनासोर्स की एज थी वो। इवन ज़मीन के ऊपर एक ऐसी एज, एक ऐसा ज़माना भी गुजरा है जब ज़मीन पे हर तरफ फिशेज़ ही फिशेज़ थी, वो फिशेज़ की एज है। तो ये ज़मीन की जो डिफरेंट टाइम्स में हम जानदारों को पढ़ते हैं, दिस इज़ लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो अभी मैंने आपको बताया कि ज़मीन पे कोई दौर ऐसा था कि डायनासोर डोमिनेट थे। हमें कैसे पता चलता है, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ज़मीन पे आज से 50,000 साल पहले डायनासोर पाए जाते थे? तो उसका आंसर है स्टडी ऑफ फॉसिल्स।
साइंटिस्ट को फॉसिल्स से पता चलता है। फॉसिल्स आपको पता है क्या होते हैं? फॉसिल्स एक्चुअल और ट्रेसेस, ट्रेसेस का मतलब होता है कोई भी निशान, यानी किसी जानदार का या असल या कोई निशान ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन पास्ट, यानी पास्ट के अंदर रहने वाला कोई ऐसा जानदार जिसकी बॉडी का हमें कोई पार्ट मिल गया या उसका कोई निशान मिल गया, वो निशान या वो पार्ट फॉसिल कहलाएगा। ठीक है, तो फॉसिल्स की मदद से साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि माजी के अंदर इस दौर में लाइफ ऐसी थी, बाद के अंदर लाइफ ऐसी होगी। तो इसी बुनियाद के ऊपर हमने एक स्केल बना लिया है, उस स्केल को कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल टाइम चार्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद रख ले, वैसे ये इतना अहम शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक्चुअली है क्या। तो मैंने इसकी डेफिनेशन खुद से बनाई है। इट इज़ अ टाइम चार्ट दैट एक्सप्लेन टाइमिंग ऑफ डिफरेंट इवेंट ऑफ अर्थ हिस्ट्री। ये ज़मीन की जो अब तक की तारीख है, आपको पता है ज़मीन जो है ये कई अरब साल इसकी एज है, कई अरब कई खरब साल। तो इसकी एज डिफरेंट एजेस में जो इवेंट्स हुए, जैसे हम अपनी एज की मिसाल लेते हैं, हम पहले बच्चे होते हैं, फिर हम जवान होते हैं, फिर हम जो है बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी ज़मीन की भी एज है। ज़मीन जब नई नई बनी तब कैसी थी, कौन से इवेंट आए, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल टाइमिंग बताता है कि उन इवेंट की आज से 20,000 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था, आज से 30 लाख साल पहले ये हुआ था, 50,000 साल पहले ये हुआ था। तो ये क्या करता है? एक्सप्लेन टाइमिंग ऑफ डिफरेंट इवेंट ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड आल्सो टेल विच ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन पास्ट इन विच एज, और ये भी बताता है कि किस दौर में ज़मीन के ऊपर किस तरह के जानदार थे। अब ये है जी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस साइड के ऊपर लिखे हुए हैं कुछ ज़मीन के पीरियड वगैरह नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये पहला ज़मीन को जो जियोलॉजिकली है वो 4 हम बड़े एरा में तकसीम करते हैं, यानी ज़मीन के 4 एजीज़ हैं। पहला एरा है प्रोटीरोजोइक एरा। आज से ज़मीन की जो 2000 मिलियन साल पहले की जो एज है उसको हम कहते हैं प्रोटीरोजोइक एरा। इधर देखिए ईयर्स अगो लिखा हुआ है, ये सारे ईयर्स अगो। तो 2000 मिलियन साल पहले की जो एज है वो प्रोटीरोजोइक एरा है। बाद के अंदर जो दूसरा ज़माना है वो है पैलियोजोइक एरा। एक्चुअली प्रोटीरो कहते हैं बहुत ही ओल्ड एंशियंट, और पैलियो भी एंशियंट को कहते हैं, यानी ये ज़मीन की बाद की लाइफ है। फिर है मीज़ोजोइक एरा यानी मिडल ज़माना। फिर आखिरी है सीनोजोइक। सीनोजोइक का मतलब होता है मॉडर्न ज़माना। फिर आप देख सकते हैं कि पैलियोजोइक एरा के अंदर ये कई और नाम भी लिखे हुए हैं, इनको कहते हैं पीरियड, जैसे परमियन पीरियड और कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन। इनकी आगे एजेस लिखी हुई हैं कि आज से जो 600 मिलियन साल पहले का ज़माना है वो कैम्ब्रियन है, जो आज से 440 मिलियन साल पहले का एज है वो सिलोरियन है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया, ये टाइम स्केल पढ़ना, बाकी आप इसको खुद देख सकते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि कौन से प्लांट उस दौर में थे और कौन से एनिमल थे। तो यहाँ पे मैं चलो किसी को देखता हूँ। सपोज़ आप देख रहे हैं जी यहाँ से जुरासिक पीरियड को, ये जुरासिक है। मीज़ोजोइक का दूसरा पीरियड है जुरासिक, 180 मिलियन साल पहले। तब ज़मीन पे जो बड़ा आप देख रहे हैं ये प्लांट तब ज़मीन पे ज़्यादा डोमिनेट थे, कौन से? जिम्नोस्पर्म। और अगर एनिमल की बात करें तो आप सबसे बड़ी करब जो है वो आपको रेप्टाइल की नज़र आ रही है, यानी उस दौर में ज़मीन पे सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स थे। रेप्टाइल से मुराद ऐसे जानदार जो रेंग कर चलते हैं, जैसे डायनासोर, स्नेक वगैरह, वो ज़्यादा थे। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, वैसे ये याद नहीं करना, इंट्रोडक्शन दिया है कि इसको कैसे पढ़ना है। बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि जो सीनोजोइक एरा है, मॉडर्न एरा, इसमें आप एनिमल्स में से देख सकते हैं कि मैमल्स और बर्ड ज़्यादा डोमिनेट है, ये ज़्यादा है। तो यानी ज़मीन पे डिफरेंट एजेस में डिफरेंट जानदार डोमिनेट रहे हैं। ये एक एज एम्फीबियन की भी थी। ठीक है, अब मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिखाया। अब आपने ये बताना है कि हाउ एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड। साइंसदानों को एक फॉसिल मिला ज़मीन के नीचे से, पता नहीं वो कितने साल पुराना है, वो 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, कैसे पता चलाएगा उसकी एज का? ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया है, कैसे बनाया है भाई? पता होना चाहिए। तो इसके लिए एज मालूम करना ज़रूरी है फॉसिल की, तब ही हम बता पाएंगे कि ये फ़लाँ एरा के फ़लाँ पीरियड में ये जानदार पाया जाता था।
तो एज मालूम करने के दो मेथड है। पहला मेथड है सेडिमेंट्री मेथड। सेडिमेंट्री एक्चुअली कहते हैं लेयर ऑफ अर्थ को, किसको? अर्थ की लेयर। आपको पता है कि ज़मीन के अंदर लेयर्स नहीं बनती रहती है, जैसे कि ये ज़मीन की कुछ लेयर है, ये सबसे ओल्डेस्ट लेयर है, ये न्यू है, ये उसके बाद बनी, ये उसके बाद बनी, यानी जो सबसे मॉडर्न लेयर है वो ये है, ठीक है। जो सबसे ओल्ड लेयर है वो ये है। हर कुछ हज़ार साल के बाद ज़मीन पे नई लेयर बन जाती है। ये जो लेयर्स है, अब इन लेयर्स को कहते हैं सेडिमेंट्री लेयर्स। ये कौन सी लेयर है? ये सेडिमेंट्री है। अब सपोज़ हर लेयर का कलर भी डिफरेंट होता है। जैसे समझ ले कि ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है, इसका कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है, इससे ऊपर वाली का थोड़ा कम ब्लैक है, फिर उससे ऊपर वाली का, हर लेयर का एक डिफरेंट कलर होता है और आसानी से पता चल जाता है कि ये फलां लेयर है, ठीक है। और हर लेयर की एक ख़ास एज भी होती है। सपोज़ अब हमें जो ज़मीन की सबसे नीचे वाली लेयर है, यहाँ से ये जो सेकंड लेयर है, यहाँ से हमें एक फॉसिल मिला, वो फॉसिल था फिश का। उसके बाद ऊपर वाली लेयर से हमें फॉसिल मिला एम्फीबियन का, फिर ऊपर वाली लेयर से हमें फॉसिल मिला बर्ड का, सबसे नीचे वाली में फॉसिल मिला डायनासोर का। अब क्या समझ आई आपको? ये समझ आई कि डायनासोर का फॉसिल क्योंकि सबसे नीचे वाली लेयर से मिला है, इसका मतलब है कि डायनासोर सबसे पहले वजूद में आए। फिश का बाद में मिला है, फिशेस बाद में वजूद में आई। एम्फीबियन का उससे बाद वाली लेयर के अंदर फॉसिल पाए जाते हैं, वो बाद में बने। यानी जितना फॉसिल डीपर होगा उतनी उसकी एज ज़्यादा होगी, जितना फॉसिल अपर लेयर में होगा उतना वो न्यू होगा। तो हमें जो बर्ड और मैमल्स के फॉसिल मिल रहे हैं वो ज़्यादातर अपर लेयर से मिल रहे हैं। इसका मतलब है मैमल्स बाद में वजूद में आए, ठीक है। तो इस तरह से फॉसिल की एज का पता लगाया जाता है, लेकिन इससे एग्जैक्टली एज मालूम नहीं होती। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि किस एज में वो फॉसिल था, वो जानदार था। एग्जैक्ट मेथड जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग है। ये दूसरा मेथड है एज मालूम करने का। रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या किया जाता है, इसके अंदर हम मालूम करते हैं, इस मेथड के अंदर हमने अमाउंट ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन फॉसिल, हम कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो आइसोटोप है उनकी अमाउंट मालूम करते हैं फॉसिल के अंदर। तो सबसे अहम जो मेथड है वो है कार्बन 14। आपको पता है कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला, ठीक है। तो 14 वाला जो है ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसकी हाफ लाइफ होती है 5000 साल, यानी एक जानदार के अंदर ये 5000 साल बाद आधा रह जाता है। तो हमें जो फॉसिल मिलते हैं, हम उन फॉसिल्स के अंदर C14 की मिकदार मालूम करते हैं। अगर वो मिकदार C12 के मुकाबले में हाफ हो, इसका मतलब है वो 5000 साल पुराना है। अगर C12 के मुकाबले में 14 की मिकदार हाफ से भी आधी हो, इसका मतलब है वो 10,000 साल पुराना है, क्योंकि उसको 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। आपने फिजिक्स के अंदर हाफ लाइफ पढ़ी होगी कि वो टाइम जिसके बाद किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल की आधी मिकदार रह जाए, ठीक है। तो ज़्यादा तफसील में नहीं जाना, सिर्फ कार्बन 14 की मिकदार मालूम करनी है, इससे हमें एज मालूम हो जाएगी एग्जैक्टली। इस मेथड को कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। और इस तरह से फॉसिल की एज मालूम करके उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जगह दी जाती है कि ये फॉसिल, ये जानदार फलां दौर में ज़मीन के ऊपर मौजूद था, ठीक है। अगर कोई किसी के जहन में क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।